तो आज बुआरे हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल सेट 4 पर बात करेंगे बुआरे। इससे पहले हम लोग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो बुआरे हम उम्मीद करते हैं ये तीनों सेट बुआरे आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर चुके होंगे। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए बुआरे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मूव करते हैं बुआरे। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए बुआरे और क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए बुआरे, एकदम आसान सा क्वेश्चन कह रहा है बुआरे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। HI का बुआरे डिकम्पोजिशन दिखा रहा है, ये डिकम्पोज करके HiH2 और ठीक है I2 दे रहा है। कह रहा है इस रिएक्शन में अभिक्रिया की अनुकता निकालने के लिए। सभी बच्चों को पता है बुआरे कि अभिक्रिया की अनुकता क्या होती है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहां बुआरे ठीक है अभिक्रिया की अनुकता, अभिक्रिया की अनुकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा बुआरे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होगा बुआरे। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है इस रिएक्शन में, 2 मॉलिक्यूल HI का, तो क्या हो जाएगा बुआरे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा बुआरे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की अनुकता क्या होगी 2 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बुआरे कह रहा है भौतिक अधिशोषण पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो सभी बच्चे को पता है बुआरे कि ताप अगर बढ़ेगा तो भौतिक अधिशोषण क्या होगा, यानी यह ताप के साथ क्या होता है बुआरे, दूसरा का जवाब। देखिए केमिकल एडजॉर्प्शन पर अगर हम लोग बात करेंगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन यह ताप बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा। तो क्या लिखेंगे, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है बुआरे, घटता है, ताप बढ़ने पर यह घटता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी भौतिक अधिशोषण क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ठीक है तो भौतिक अधिशोषण क्या होगा बुआरे, घटेगा। ठीक है, भौतिक अधिशोषण का दर क्या हो जाएगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन का बुआरे जवाब हो गया। तीसरा क्वेश्चन बुआरे कह रहा है राइट द आयोडाइजेशन आइसोमर ऑफ CONH3 होल 5 Br और SO4। देखिए बुआरे यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, CONH3 होल 5 Br और SO4 दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या होगा, आयनन समावयवी क्या होगा। तो सिंपल सा बुआरे कि आप जो है इस Br को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कर दीजिए और SO4 को ठीक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कर दीजिए। तो यहां दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स बुआरे डिफरेंट आयन देने लगेगा और ये आयनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा बुआरे। तो ये 3 का जवाब हो गया बुआरे। ठीक है, तो अगर इसके आयनाइजेशन आइसोमरिज्म के लिए आपको पूछा जाए बुआरे, इसके आयनाइजेशन आइसोमर को पूछा जाए, CONH3 होल 5 Br SO4 का आयनाइजेशन आइसोमर पूछा जाए तो आप ये लिख दीजिए CONH3 होल 5, ठीक है, SO4 को अंदर कर लीजिए और Br को बाहर कर लीजिए। काफी आसान है बुआरे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बुआरे हम लोग कंप्लीट कर लिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं। कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बुआरे, 4 का आंसर ऑक्जेलिक अम्ल है बुआरे। ये देखिए 2 कार्बोक्सिलिक है ना एसिड के फंक्शनल को कुछ इस तरह से रख दीजिए तो बुआरे ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया आपका। अब इसी का IUPAC नेम पूछ रहा है बुआरे, काफी आसान है इसका IUPAC नेम। तो चलिए कार्बन काउंट कर लीजिए प्रिंसिपल चेन में 1 और ये 2, तो क्या हो जाएगा बुआरे, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC नेम क्या हो गया बुआरे, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है बुआरे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है बुआरे उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के के जमने में कारगर है। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इसके जमने के लिए बुआरे कौन सा कारगर है, तो इसमें विटामिन K होगा बुआरे। ज्यादा लंबा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, विटामिन K। 6वां क्वेश्चन देखिए बुआरे,
कह रहा है एक संघनन बहुलक का नाम लिखा है, राइट द नेम ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। बुआरे पिछले क्लास में पिछले सेट में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर पर लंबा डिस्कशन कर चुके हैं बुआरे, और वहां पर ठीक है एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर को। तो इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल है बुआरे नाइलॉन 66, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है बुआरे कंडेंसेशन पॉलीमर यानी संघनन बहुलक का। तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल बुआरे नाम लिखना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बुआरे। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसे प्रतिरोधी एवं रोगाणुनाशी दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेम ए सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। बुआरे इसमें आप फिनॉल लिख दीजिए। हम आप लोगों को पढ़ाए थे बुआरे कि अगर हम लोग फिनॉल के 0.2% सॉल्यूशन को लेते हैं तो बुआरे ये एंटीसेप्टिक के तरह यूज होता है। गौर कीजिए फिनॉल का ठीक है 0.2% ठीक है सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल क्या होता है बुआरे, सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, हम केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं एंटीसेप्टिक होगा बुआरे। लेकिन 1% ठीक है सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल का यूज बुआरे क्या होगा, किस रूप में होगा, डिसइंफेक्टेंट के रूप में होगा, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। ये आप अपनी जानकारी के लिए रखिए, ये इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बस एक सिंपल वे में आप याद रखिए कि फिनॉल बुआरे का यूज हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के रूप में कर सकते हैं। 0.2% सॉल्यूशन जो होगा फिनॉल का वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होगा, और 1% सॉल्यूशन जो होगा फिनॉल का बुआरे वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होगा। तो बुआरे यहाँ पर हम लोग सेक्शन ए का 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन बुआरे कर लिए हैं। और यहां पर बुआरे एग्जाम में आपको 7 में से 5 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन चूंकि हम लोग यहां सेट सॉल्व कर रहे हैं तो ये 7 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन बी के लिए मूव करते हैं। सेक्शन बी में कह रहा है बुआरे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, किसी अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में विभेद कीजिए बुआरे। तो ये क्वेश्चन बुआरे सेट 2 में भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम इसको बता देते हैं बुआरे अभिक्रिया की अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो पहले इस क्वेश्चन का बुआरे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए बुआरे अभिक्रिया की अनुक्ता और कोटि को एक बार फिर से देख लीजिए। तो बुआरे अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे कि अनुक्ता की अगर बात करें तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं, जितने अणु पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या होता है बुआरे, अभिक्रिया की अनुक्ता होती है। आप सिंपली लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और अगर बुआरे अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो आप कह सकते हो कि सांद्रता पदों की संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है बुआरे, वो क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। यानी टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर बुआरे एक चीज और भी आप जान रहे हो कि जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है, अगर वो सम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है बुआरे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो ये पहला अंतर हो गया बुआरे। दूसरा अंतर कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होगा बुआरे वो कभी जीरो नहीं होगा, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है बुआरे, जीरो हो सकता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। तीसरा अंतर में आप लिख दीजिए कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ठीक है कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, अभिक्रिया की अनुक्ता कभी प्रभाजी नहीं हो सकती, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है बुआरे, प्रभाजी हो सकती है। ठीक है, एक बात और यहां पर ध्यान दीजिएगा बुआरे, अगर हम अभिक्रिया की अनुक्ता की बात करें तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, यानी आप लिख सकते हो सिंपली कि अभिक्रिया की अनुक्ता बुआरे सैद्धांतिक होती है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल, लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो होती है बुआरे वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। तो काफी आसान बुआरे डिफरेंस है। हम लोग इस डिफरेंस को अभिक्रिया की अनुक्ता और कोटि में अंतर को हम लोग बुआरे सेट 2 में भी कर चुके हैं। तो चलिए फिर एक बार बुआरे हम पीडीएफ को स्कैन करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलिए बुआरे 9 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है बुआरे। यहां पर अधिशोषण और अवशोषण यानी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस पूछ रहा है बुआरे। पिछला क्वेश्चन हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस था, यहां पर बुआरे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस पूछ रहा है। एकदम सिंपल सा है बुआरे, आप इसको एकदम आसान तरीके से समझिए बुआरे। ये फर्ज कीजिए कि ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर हम कुछ लिख रहे हैं, तो ये जो मार्कर का इंक है बुआरे केवल बोर्ड के सरफेस पर फैल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अगर ये इंक बुआरे बल्क तक चले जाता, अंदर तक चले जाता, तो वो एब्जॉर्प्शन होता। गौर कीजिएगा बुआरे, फर्ज कीजिए ये देखिए आप स्पंज है, अगर हम इसको पानी में डालें तो क्या होगा बुआरे, सरफेस पर तो वाटर रहेगा ही रहेगा, लेकिन अंदर भी वाटर चला जाएगा बुआरे, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा।
तो गौर कीजिएगा बुआरे, तो अगर अधिशोषण की बात आप करिए तो क्या है, एकदम सिंपल तरीका से आप लिख सकते हैं कि अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। और अवशोषण में क्या होता है बुआरे, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होता है, पूर्णतः समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। यानी क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस थ्रू आउट होल बॉडी बुआरे। दूसरी बात बुआरे, एडजॉर्प्शन जो है वो जो होता है सरफेस फेनोमेनन होता है, पृष्ठ प्रक्रिया होती है। अधिशोषण क्या है, एक पृष्ठ प्रक्रिया है। एडजॉर्प्शन क्या होती है, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन। लेकिन अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है बुआरे, एक बॉडी फेनोमेनन होता है, बल्क फेनोमेनन होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन इज ए बॉडी फेनोमेनन और बल्क फेनोमेनन। ठीक है, गौर कीजिएगा। यानी अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, एक स्थूल प्रक्रिया है, बल्क फेनोमेनन है। तीसरा डिफरेंस में बुआरे आप लिख सकते हो कि अगर एडजॉर्प्शन की बात करें तो बुआरे एडजॉर्प्शन में जो होता है पदार्थ का कंसंट्रेशन, ठीक है, सरफेस पर ज्यादा होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बुआरे, ठीक है, थ्रू आउट होल बॉडी क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, पदार्थ का क्या होता है, समान होता है। और चौथा डिफरेंस में बुआरे आप लिखिए कि एडजॉर्प्शन जो होगा शुरू में क्या होगा, बहुत तेजी से होगा बाबूरे। बिगिनिंग एडजॉर्प्शन क्या होगा, बहुत रैपिड वे में होगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होते जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा बुआरे, क्या हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, कम हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें बुआरे, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होता है, समान गति से होता है। तो बुआरे ये बेसिक डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का। बुआरे काफी आसान है। तो चलिए इसको बुआरे बोर्ड पर लिखना काफी टाइम टेकिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा बुआरे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुआरे हम, ठीक है, पीडीएफ बना करके बुआरे है ना इस बोर्ड पर हम रख देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं। कारण निम्नलिखित में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बुआरे 3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, चलिए पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को लिख देते हैं कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 बुआरे, सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है बुआरे आपका PTNS3 होल 6 है, Cl4, ये पहला कॉम्प्लेक्स है बुआरे। दूसरा कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, ठीक है बुआरे। और तीसरा कॉम्प्लेक्स है NiCO4। ये तीनों कॉम्प्लेक्स बुआरे दिया हुआ है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यानी पहले वाले में Pt का ऑक्सीडेशन नंबर बुआरे, दूसरे वाले में Fe का और तीसरे वाले में Ni का। तो चलिए कुछ नहीं बुआरे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को आप x मान लीजिए। तो x NH3 का कितना होता है बुआरे, 0 × 6 प्लस Cl का कितना होता है, -1 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, ठीक है, +4 हो जाएगा। यानी कि PTNS3 होल 6 Cl4 में Pt का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बुआरे, +4। काफी आसान है। यहाँ पर भी बुआरे Fe का आप x मान लीजिए, सेंट्रल मेटल एटम का। K का क्या होता है बुआरे, +1 × 3, Fe का x मान लीजिए, Cn का -1 × 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, 6 में 3 घटा दीजिए, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। यानी K3FeCN6 में बुआरे Fe का, इस Fe सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बुआरे +3 होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, Ni का x एज्यूम कर लीजिए। तो x, ठीक है, CO का 0 होता है, 0 × 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, 0। तो काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे। इसमें Pt का ऑक्सीडेशन नंबर +4, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और इसमें बुआरे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। काफी आसान है बुआरे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं। ये कन्वर्जन है बुआरे। आपको सबसे पहले प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, दूसरा इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रोपेनॉन टू प्रोपीन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआरे, 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, प्रोपेनॉन है बुआरे और इसको प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। एकदम आसान है बुआरे। प्रोपेनॉन देखिए, एसीटोन हुआ प्रोपेनॉन, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। ये बुआरे प्रोपेनॉन हुआ या प्रोपेन 2 ऑन हुआ बुआरे, ठीक है। सबसे पहले बुआरे
आप इसको अल्कोहल में चेंज कर दीजिए, तो इसका रिडक्शन सबसे पहले कर दीजिए। रिडक्शन लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कर दीजिए बुआरे। ठीक है, तो O के साथ, ठीक है, ये बॉन्ड सिंगल हुआ, ये O के साथ एक H को रख दीजिए और एक H को नीचे रख दीजिए बुआरे। ये हो गया बुआरे प्रोपेन टू ऑल 2 डिग्री अल्कोहल। इस CH3 को बुआरे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 और H, अपनी सुविधा के लिए बुआरे। अब इसका डिहाइड्रेशन कर दीजिए, इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए। इसके लिए इसको कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करेंगे बुआरे। अब देखिए ये OH और ये H बुआरे, वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या रहा, CH3 रहा, ये CH रहा बुआरे, और ये क्या रहा, CH2, और यहां पर बॉन्ड हो जाएगा बुआरे डबल, तो ये हो गया बुआरे प्रोपीन। यही तो कन्वर्जन था आपका प्रोपेनॉन से प्रोपीन। अगला क्वेश्चन बुआरे, चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एकदम आसान है बुआरे, एल्डोल कंडेंसेशन वाला। ठीक है, यानी आपको एल्डोल बनाना है, सिंपली इथेनॉल है यानी कि, चलिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एकदम सिंपल है बुआरे। तो सबसे पहले इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, ये है बुआरे इथेनॉल आपका। इसको हॉट कॉपर ट्यूब से पास करिए, डिहाइड्रोजिनेशन बुआरे, कॉपर ट्यूब से 573 केल्विन टेम्परेचर पर। ये देखिए हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन बाहर, तो यहां पर बुआरे आपका क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल बन जाएगा। गौर कीजिए, इथेनॉल को हॉट कॉपर ट्यूब से 573 केल्विन टेम्परेचर पर अगर पास किए तो बुआरे हाइड्रोजन क्या हुआ, इलिमिनेट किया, और यहां पर बुआरे आपका एसिटल्डिहाइड बन गया, इथेनॉल बन गया। अब आप लोगों को याद होगा एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को अगर हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहां पर बुआरे पूरा डिटेल करके रिएक्शन को नहीं, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, चूंकि कन्वर्जन है बुआरे, तो यहां पर हम डायरेक्ट बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल अगर इथेनॉल लीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड लीजिएगा बुआरे, तो यहां पर एल्डोल बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, कुछ इस तरह से। CH3 यहां पर O के साथ तो H हो जाएगा। ठीक है, यहां पर CH2 और ये COH। एल्डोल कंडेंसेशन में बुआरे जब पढ़ा रहे थे तो डिटेल कर दिए हैं पिछले सेट में, वहां पर भी आप देख सकते हैं। यहां पे केवल है ना, डायरेक्ट यहां पर हम बुआरे लिख दे रहे हैं, तो ये बुआरे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हो गया आपका। तो काफी आसान कन्वर्जन है बुआरे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं, सेक्शन बी का। करा व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। निम्नलिखित के जल अपघटन से है ना उत्पाद क्या होंगे, सुक्रोज है, लैक्टोज है बुआरे, और माल्टोज है। एकदम आसान है बुआरे। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बुआरे 12 है। सबसे पहले हमारा हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट हमको बताना है, किसका है, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स बुआरे। जलांशन उत्पाद बताना है। ठीक है, सबसे पहला बुआरे हमारा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहले सुक्रोज है बुआरे, A नंबर बुआरे सुक्रोज है। सुक्रोज यानी C12H22O11, ये बुआरे सुक्रोज है। जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, एंजाइम, कौन सा एंजाइम लेंगे बुआरे, यहां इन्वर्टेज ले सकते हो। ठीक है, इन्वर्टेज, तो बुआरे यहां पर क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि ये दोनों बुआरे आइसोमर है, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। बात को समझिए बुआरे। तो अगर सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है बुआरे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। दूसरा क्या है बुआरे, लैक्टोज। लैक्टोज का भी फॉर्मूला C12H22O11 होगा बुआरे, लैक्टोज। अगर इसका भी हम लोग बुआरे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ये भी एंजाइम के प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में बुआरे, लैक्टेज के प्रेजेंस में। तो यहां पर भी बुआरे C6H12O6 और C6H12O6 ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है बुआरे, ये बनेगा। तो ये लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट से बुआरे ये हो गया। तीसरा क्या है बुआरे, तीसरा है बुआरे माल्टोज।
ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला C12H22O11 होगा बुआरे, माल्टोज। ठीक है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यहां पर भी बुआरे C6H12O6 यानी ग्लूकोज ही बनेगा, C6H12O6। ठीक है बुआरे, तो ये डी ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा बुआरे। तो ये हो गया बुआरे आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, किसका? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। उसी तरह से लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बुआरे, उसी तरह से माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट में बुआरे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, डी ग्लूकोज का बनेगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स विथ एग्जांपल्स। बहुलकन पद को परिभाषित कीजिए, प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक के मध्य अंतर उदाहरण सहित लिखिए। बुआरे काफी एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है बुआरे, काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखना होगा बुआरे, चलिए पहले हम आपको समझा देते हैं। वैसे तो बुआरे बहुलक चैप्टर में, पॉलीमर चैप्टर में ये पूरा डिटेल कर दिए हैं बुआरे हम, तो चलिए फिर से एक बार बता देते हैं बुआरे। तो बहुलक क्या होता है बुआरे? अगर हम बहुलक की बात करें, पॉलीमर्स की बात करें, तो ये क्या होता है? उच्च अनुभार वाले यौगिक होते हैं, जिसमें क्या होता है बुआरे, ढेर सारे एकलक इकाइयां आपस में रासायनिक बंधन के थ्रू क्या होता है बुआरे, रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ जाता है। ठीक है, और ये बुआरे एकलक को बहुलक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। यानी आप सिंपली कह सकते हो कि पॉलीमर्स आर कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास which is obtained by the chemical combination of large number of monomer units, ठीक है, by chemical bond या through chemical bond, and the process of conversion of monomer to polymer is known as polymerization। तो बुआरे बहुलक क्या है? उच्च अनुभार वाला यौगिक है जो बहुत सारे एकलक इकाइयों की रासायनिक संयुग्मन से प्राप्त होता है बुआरे, और बहुलक एकलक को बहुलक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होगी बुआरे, बहुलीकरण होगी। यहां पर बुआरे पूछा जा रहा है प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक, ठीक है, को उदाहरण सहित दोनों के बीच अंतर करना है, उदाहरण के द्वारा बुआरे इसको एक्सप्लेन करना है। तो एकदम सिंपल सा तरीका है बुआरे। प्राकृतिक बहुलक क्या हुआ? जो प्राकृतिक स्रोत से बुआरे हम जिसको प्राप्त करते हैं वो ऐसा बहुलक, ठीक है, जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं, ठीक है, प्लांट से, एनिमल से प्राप्त हम लोग जिसको करते हैं वो क्या होता है बुआरे? नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। यानी कह सकते हैं कि दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। जैसे बुआरे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, तो ये सब क्या है बुआरे? आपका प्राकृतिक बहुलक है। यानी आप एकदम सिंपल वे में बुआरे लिख सकते हो कि वैसा बहुलक जो जिसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है बुआरे, प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। जैसे स्टार्च, प्रोटीन वगैरह हो गया, ठीक है। और अगर संश्लेषित बहुलक की बात करें बुआरे, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से लैब में बनाते हैं, संश्लेषित विधि से लैब में, प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि वैसा बहुलक जिसे कृत्रिम विधि के द्वारा, ठीक है, हम लोग प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं, या जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता हो, संश्लेषित बहुलक कहलाता है। यानी दोज पॉलीमर्स विच आर, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड इन लैब बाय सिंथेटिक मेथड इज नॉन एज बुआरे सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी संश्लेषित बहुलक। इसमें आप पीवीसी का बुआरे एग्जाम्पल दे सकते हो, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीथीन का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, टेफ्लॉन का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इस तरह से बुआरे बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप, ठीक है, इसके लिए कर सकते हो। तो ये बुआरे फंडामेंटल डिफरेंस है बुआरे नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक में। तो काफी आसान बुआरे क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। तो चलिए बुआरे इसका पीडीएफ बना करके हम स्क्रीन पर रख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। तो चलिए तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन बी के अंतिम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बुआरे। एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन है बुआरे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, गिव वन एग्जांपल। खाद्य संरक्षक या परिरक्षक क्या है, एक उदाहरण दें बुआरे। सिंपल सा बात है कि बुआरे हम लोगों का भोज्य पदार्थ खाना खराब क्यों होता है? सिंपल सा बात है कि जब खाना खराब होने के पीछे क्या वजह है बुआरे? जीवाणु, कवक। तो बुआरे खाद्य परिरक्षक क्या करता है? हमारे भोजन को प्रोटेक्ट करता है बुआरे, किससे? जीवाणुओं से, कवक से। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणुओं, इष्ट तथा कवक से भोज्य पदार्थ की रक्षा करने में किया जाता है, परिरक्षक कहलाता है या खाद्य संरक्षक कहलाता है बुआरे, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर फूड,
अगेंस्ट बैक्टीरिया ईस्ट एटसेट्रा। यानी बुआरे हम लोग अपने फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वो क्या होता है बुआरे? खाद्य संरक्षक होता है। अब बुआरे कह रहा है इसका एक एग्जांपल, तो इसका सबसे कॉमन सा एग्जांपल है बुआरे सोडियम बेंजोएट। और जनरली सोडियम बेंजोएट की बात करें तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला बुआरे आप जान रहे हो C6H5 COO और Na। इसका स्ट्रक्चर को बुआरे इस तरह से आप लिख सकते हो, ये सोडियम बेंजोएट बुआरे। और इस सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल हम लोग बुआरे कहाँ करते हैं? सभी बच्चे को पता होगा, बहुत कॉमन सा प्रिजर्वेटिव है बुआरे। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, या कोई एसिडिक फूड, अम्लीय भोजन हो उसको, उसके परिरक्षण में बुआरे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे। तो चलिए इसका भी PDF बना करके बुआरे हम स्क्रीन पर रख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बुआरे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। सेक्शन सी में बुआरे 5 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और अगर सेक्शन सी को बुआरे हम यहां पर करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है बुआरे। तो ये संभव नहीं है कि इस वीडियो में सेक्शन सी को कवर किया जाए बुआरे। तो सेक्शन सी को बुआरे हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। हमने हर एक सेट को 2 लेक्चर में बुआरे आप डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, आप कभी बोर ना फील करें बुआरे। तो चलिए बुआरे अगले लेक्चर में बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।